हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूं बिहार इकोनॉमिक सर्वे और साल है 2021। बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि बजट आने वाले साल के लिए होता है। वहां पर सरकार ये तय करती है कि हमारे पास जो पैसे आएंगे तो कहाँ से आने वाले हैं, एक एस्टिमेट हो गया, और कहाँ हम खर्च करने वाले हैं। ये आम लोगों के साथ भी होता है। हम सभी अपने घर में खुद के लिए, परिवार के लिए या किसी शादी ब्याह के लिए बजट बनाते हैं। लेकिन सर्वे एक तरीके से इवैल्यूएशन हो गया कि पिछले साल या पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, और यहाँ पर एक इवैल्यूएशन हो पाता है सही ढंग से चीजों का कि कितनी अच्छी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कहाँ कमियां रह गई, और इनको आने वाले समय में हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को देखते हैं, यानी प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो। तो आने वाले आपके जो एग्जाम्स हैं 67th की प्रीलिम्स यानी 67th बीपीएससी प्रीलिम्स, और अभी जो मेंस होगा 66th यानी 66वीं बीपीएससी की मेंस, दोनों जगहों पर ये टॉपिक बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहने वाला है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे फिगर मिलेंगे, ऐसे फैक्ट्स होंगे जो कि आप डायरेक्टली एग्जाम में यूज कर पाएंगे जब आप मेंस लिख रहे होंगे, या जो लोग 65वीं की इंटरव्यू भी देंगे उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारा फोल्डर पॉइंट होगा। आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर अभिनव_सर ये सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है 2020-21 के लिए बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। आप यहां देख पा रहे हैं, यहां पर आपको नेशनल एम्ब्लेम नजर आ रहा है और ये बिहार का सिंबल हो गया। और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बिहार सरकार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार फाइनेंस डिपार्टमेंट, और सर्वे में लिखा हुआ है 2020-21। यही आपको अगर बजट बताया जा रहा है करेंट ईयर के लिए तो कहते हैं 21-22, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको इस तरीके से समझना चाहिए। हालांकि इसके कवर पिक वगैरह में कुछ जो फिगर दिए गए हैं उससे एग्रीकल्चर का पता चलता है। यहाँ पर वेटलैंड के बारे में हम देख पा रहे हैं, रेलवे का डेवलपमेंट, यानी ओवरऑल सरकार कहाँ पर काम कर रही है, जल जीवन हरियाली मिशन वगैरह, इन चीजों का पता चलता है। लेकिन बहुत ज्यादा थीमेटिक कवर नहीं बनाया गया है और ना ही उसके रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चैप्टर 1 हम शुरू करते हैं, और यहां पर क्या होता है कि एक ओवरव्यू होता है, मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू होता है। हर साल इसी तरीके से शुरुआत होती है बिहार इकोनॉमिक सर्वे की। तो जो चैप्टर 1 है उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ की टर्म्स हैं वो समझ लेने चाहिए, ताकि आने वाले जो टॉपिक है वहां जो कीवर्ड्स होते हैं उसमें सहूलियत रहे। सबसे पहले कांस्टेंट प्राइस। तो जो कांस्टेंट प्राइस है, आप देखेंगे कि अगर कहीं पर इन्फ्लेशन है, यानी आए दिन आप सुनते हैं कि महंगाई हो गई है, तो महंगाई को इसी बेस ईयर से जब हम कंप्यूट करते हैं और तो कहते हैं कि अगर कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद किसी चीज की जो प्राइस आती है उसको कहते हैं कि ये कांस्टेंट प्राइस है। ओके, मान लीजिए कि 2011 में नैनो कार की कीमत 1 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन अभी महंगाई के साथ उसकी कीमत 1.5 लाख हो जाती है। तो कहेंगे कि 50% इन्फ्लेशन है, और जो एक्चुअल प्राइस है अभी के हिसाब से करंट प्राइस है वो 1.5 लाख रुपए है। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म्स में देखें तो जो महंगाई का दर है 50%, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको 1 लाख जो फिगर मिल रहा है, कहेंगे यही कांस्टेंट प्राइस है। ओके, तो अब इससे क्या होता है कि सही ढंग से चीजों का हम आकलन कर पाते हैं और यहां पर करेक्ट कर पाते हैं जो भी इफेक्ट्स होते हैं इन्फ्लेशन के, उनको हटाने के बाद। और इसके लिए एक बेस ईयर होता है, आप सभी जानते हैं। इसी तरीके से एक टर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कहते हैं सीपीआई। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हमें पता चलता है कि महंगाई कितनी है, ये एक सूचकांक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक हम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, गुड्स भी होते हैं और सर्विसेज भी
होती हैं। और यहाँ पर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, फूड, मेडिसिन या मेडिकल केयर, इन चीजों को ले लेते हैं और जितना जिसका यूज होता है उसके हिसाब से उसको वेटेज अलॉट करते हैं। जैसे आप हर महीने एक टूथब्रश टूथपेस्ट खरीदते हैं एटलीस्ट, तो आप साल में 12 टूथपेस्ट के ट्यूब्स लेंगे, लेकिन आप शायद साल में एक शू यूज कर पाएंगे, जूता खरीद पाएंगे। तो वेटेज इस तरीके से देंगे कि टूथपेस्ट का कंजम्पशन ज्यादा होता है तो 12 यूनिट्स और शू के लिए 1 यूनिट। इस तरीके से जो एक हम बास्केट तैयार करते हैं और फिर इसके हिसाब से हम चीजों का आकलन करते हैं कि पिछले साल इस पूरे बास्केट की प्राइस कितनी थी, इस साल कितनी है, और फिर हम डिफरेंस क्रिएट करके समझ पाते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ी है। अब आप जीडीपी तो जानते हैं, तो स्टेट के लिए जो जीडीपी होती है उसको कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये एक मेजर है मौद्रिक वैल्यू में, मॉनेटरी टर्म्स में जो भी वॉल्यूम होता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि उस स्टेट के बाउंड्री के विद इन तैयार किए गए हैं किसी खास पीरियड ऑफ टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में। जीवीए ये भी एक तरीका होता है जीडीपी कैलकुलेट करने का, लेकिन स्टेट के लिए ये स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको कहते हैं जीएसवीए, यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। और यहां पर हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू होती है आउटपुट की, उसमें से जो भी कॉस्ट होता है इनपुट का उसको घटा देते हैं और उसको कहते हैं कि यही वैल्यू एडिशन हुआ है प्रोडक्शन में, और इससे चीजों का हम सही आकलन कर पाते हैं। तो जीएसवीए जो है ये सम ऑफ वैल्यू एडेड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा यहां पर भी सर्विसेज को हम देखते हैं। और जीएसडीपी जो है, यानी कि जो स्टेट की जीडीपी है, तो ये क्या है कि अगर आप जीएसवीए में ऐड कर देते हैं जो भी सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है और जो भी टैक्सेज लगे हैं उनको घटा देते हैं, तो आपको स्टेट की जीएसडीपी मिल जाती है। एक तरीका हुआ जीडीपी कैलकुलेट करने का जीवीए मेथड से। पर कैपिटा इनकम बड़ा सिंपल सा टर्म है कि किसी भी राज्य की टोटल आमदनी कितनी है और उसको टोटल पॉपुलेशन से जो डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा कि पर कैपिटा इनकम क्या है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहां पर, तो इसी से मिलता जुलता टर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये भी एक तरीके का इंडेक्स है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये एवरेज है चेंज इन प्राइस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज when transactions are made in bulk for wholesalers। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। अब हम चलते हैं जो भी बातें की गई हैं चैप्टर 1 में, और वहां पर बताया गया है कि बिहार में कंसिडरेबल अटेंशन मिला है थ्रू आउट द कंट्री, और विदेशों में भी इस बात का जिक्र जरूर हुआ कि किस तरीके का एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस रहा डेवलपमेंट के फ्रंट पर। देखिए चैप्टर 1 या कोई भी सर्वे का डॉक्यूमेंट होता है उसमें सरकार अपनी एप्रिसिएशंस तो करती है, लेकिन आपको यहाँ पर नॉन पार्टी नॉन गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना होता है। यहाँ उन्हीं चीजों को देखना होता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो देखिए जो नई सीरीज ऑफ डेटा है जीएसडीपी को लेके, वहां पर 2019-20 के लिए जो बिहार का ग्रोथ रेट था वो था 10.5%। कहां पर? तो कांस्टेंट प्राइस पर। अब कांस्टेंट प्राइस आप समझते हैं जो कि बहुत अधिक है अगर हम देखें ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उससे पता चलता है। लेकिन जो ये पैंडेमिक का दौर है और इसमें बहुत तरीके के फ्लक्चुएशंस अभी होने बाकी हैं, लेकिन ये पिछले साल की बात हो रही है तो वेल गुड। जो जीएसडीपी है बिहार का वो कितना है? तो वो है 6,11,804 करोड़, और ये देखें कि 4,14,977 करोड़ है। अगर आप इसको कैसे समझेंगे तो ये जो 6,11,804 करोड़ है ये है करंट प्राइस पर, और 4,14,977 करोड़ ये कांस्टेंट प्राइस पर है। कांस्टेंट प्राइस यानी हम बेस ईयर से इक्वेट कर रहे हैं, यहां पर महंगाई को घटा के देख रहे हैं, और बेस ईयर 2011-12 बात सब कुछ हो रही है 2019-20 साल के लिए। और जो एनएसडीपी है राज्य के लिए यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये रहा 5,62,710 करोड़ करंट प्राइस पर, और वही रहा कांस्टेंट प्राइस पर 3,77,000 करोड़। अब इन फिगर्स को याद नहीं रखना है, लेकिन हर दिमाग में एक रफ आइडिया जरूर रहना चाहिए। कई बार इंटरव्यू वगैरह में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि रफ आइडिया दीजिए, आपको पता तो होना चाहिए ना आपके स्टेट का जीडीपी जीएसडीपी कितना चलता है।
और जो रिजल्टिंग पर कैपिटा जीएसडीपी है बिहार का, करंट प्राइस पर अगर आप देखें तो 50,735 रुपए है, और वही कांस्टेंट प्राइस पर कम हो जाता है क्योंकि इसमें से महंगाई को हम इक्वेट करके देखते हैं तो 34,413 रुपीज है। हालांकि ये बहुत अच्छा फिगर नहीं है, स्टिल आप इस फिगर को दिमाग में रखिए कि करंट प्राइस पर कह सकते हैं कि बिहार में एवरेज जो पर कैपिटा इनकम है वो है 50,000 रुपए के लमसम, और वही अगर हम महंगाई से इसको इक्वेट करके देखें तो 34,000 के लमसम में, ऐसे आप बोल सकते हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें बहुत तरीके के फ्लैक्चुएशंस नजर आए 2016-17 में, जहां यहां ग्रोथ रेट 14.3% हुआ करती थी, और अगले साल 2017-18 में ये घट के 4.8% आ जाती है। और सेकेंडरी सेक्टर को आप बिहार के हिसाब से देखें तो दो सब सेक्टर्स में बांट सकते हैं, और यहाँ पर ये वैसे सेक्टर्स हैं जहां पर कि हायर ग्रोथ रेट रहे, और उनको एक साथ शॉर्ट में कहते हैं EGWUS। ये डायरेक्टली आपको याद रहना चाहिए। ई से हो गया इलेक्ट्रिसिटी, जी से हो गया गैस, डब्ल्यू से वाटर सप्लाई, और अदर यूटिलिटी सर्विसेज जो हो गई, इनको शॉर्ट में कह दिए EGWUS। और इसके साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, जहां पर कि आपको एक हायर ग्रोथ रेट नजर आता है। बात करें 2019-20 के लिए तो जो EGWUS है, यहां पर जो ग्रोथ रेट रजिस्टर किया गया वो रहा 20.3%, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए ये रहा 11.4%। और यही बात अगर टर्शियरी सेक्टर की जाए तो आप इसको 3 सब सेक्टर्स में देख सकते हैं, जहां पर कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला। डबल डिजिट ग्रोथ यानी कि 10 या उससे अधिक। ओके, और देखिए ये कौन कौन से उस सेक्टर्स हो गए, तो एक रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक सर्विस रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन चीजों में आपको कमाल की उछाल नजर आती है ग्रोथ में। जो ये 3 मेजर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो जो प्राइमरी सेक्टर है वहां पर एक लगातार आपको गिरावट नजर आता है, डिक्लाइन नजर आता है, स्टीडी डिक्लाइन, जो कि 2013-14 में वहां पर इसका आप देखें कि जो शेयर हुआ करता था ओवरऑल जीएसडीपी में 23.4%, और उससे घट के 2019-20 में आ गया 19.5% पर 19.5%। जो शेयर है सेकेंडरी सेक्टर का, यहां पर स्मॉल चेंज नजर आता है, जो कि 2013-14 में 19.3% हुआ करता था, उससे थोड़ा बढ़ के ये 20.3% हो जाता है। और जो टर्शियरी सेक्टर है यहाँ एक नोटिसेबल इंक्रीज नजर आता है, और वो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ कमी आई है उस कमी को ये भरपाई कर रहा है। तो जो पहले 57.3% हुआ करता था शेयर, वो बढ़ के 60% से भी कहीं ज्यादा 60.2% हो जाता है 2019-20 में। और अगर आप संज्ञान ले डिटेल्ड सेक्टर क्लासिफिकेशन का, तो जो क्रॉप सेक्टर है यहाँ पर, यानी प्राइमरी सेक्टर तो बहुत बड़ा ब्रैकेट हो गया ना, लेकिन इसमें जो क्रॉप सेक्टर है जिसमें अनाज उगाने की बात हो रही है, यहाँ पर गिरावट नजर आई है। ये डिक्रीज हुआ है 14.2% से 9.7% पर आ गया है, यानी कि 10% से भी कम हो गया है। और एक शार्प ड्रॉप देखा गया 4.5% मतलब पॉइंट्स का, जो कि अपने आप में बहुत ग्रेव है। टर्शियरी सेक्टर जो है इसमें 2 सब सेक्टर्स हैं जहां पर की गजब की उछाल देखी गई, और इस पर बीपीएससी सवाल भी पहले पूछ चुका है, और ये है रोड ट्रांसपोर्ट, जो कि 4.4 से 5.9% हो जाता है, और अदर सर्विसेज जो हैं वो 10.5% से बढ़ के 13.8% हो जाते हैं। ये क्रॉप सेक्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4.5% की गिरावट आपको नजर आती है शेयर में। जो रैंकिंग किया जाए अगर, ये 38 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बिहार के विथ रिगार्ड टू पर कैपिटा जीएसडीपी, यानी हर डिस्ट्रिक्ट का देखें तो 3 मोस्ट प्रोस्परस डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बिहार में, यानी सबसे ज्यादा वहां पर कैपिटा इनकम है, वो सबसे अधिक है पटना का, फॉलोड बाय बेगूसराय एंड मुंगेर। लेकिन ध्यान दीजिएगा पटना और बेगूसराय में आधे से भी अधिक का फासला है, आधा दुगना से भी अधिक का फासला है। पटना में जहां पर कैपिटा जीडीपी जो है, जीएसडीपी कहना उचित होगा, 1,12,000 रुपए है, वहीं बेगूसराय में 45,540 रुपए। अब मैप में जरा यहाँ पटना को देख लीजिए, इसी तरीके से आप यहाँ चीजों को देख रहे हैं तो ये आपको यहाँ बेगूसराय नजर आ रहा है, और जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट जहां पर की लोगों की अच्छी कमाई हुई है वो है मुंगेर।
जो दूसरा पहलू है, सिक्का का दूसरा पहलू है, जहां पर कि सबसे कम ग्रोथ हुआ या कह लें कि इनका सबसे बुरा हाल है इम्प्रोवाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स, तो किशनगंज यहाँ पे पर कैपिटा 19,000 मात्र। ये किशनगंज देख पा रहे हैं, नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट। अररिया इसी के बगल में है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये उससे भी कम। और सबसे कम शिवहर डिस्ट्रिक्ट 17,569 रुपए। ये शिवहर यहाँ पे छोटा सा डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आ रहा है। और ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी तरीके का इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बना रहा है। इन चीजों को थोड़ा अच्छे से आपको समझना होगा, इनमें कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर इस ग्राफ को समझिए कि रियल जीडीपी और जीएसडीपी में ग्रोथ रेट में क्या आपको फर्क आ रहा है। जो रेड कलर से दिखाया गया है वो इंडिया की जीडीपी है, और ब्लू या पर्पल कलर आप जो कह लें वो बिहार के लिए है। और यहाँ ग्रोथ रेट देखिए, जो कि बिहार का एक समय में यहाँ काफी कम हुआ कर रहा है अगर तुलना किया जाए इंडिया से, या उसके बराबर का है। लेकिन आपको मैं बार बार यही बात कहता हूं कि बिहार की बेस बहुत छोटी है, अगर इसमें थोड़ा भी ग्रोथ होगा तो ज्यादा परसेंटेज के टर्म्स में नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल इंडिया के लिए ये फ्लक्चुएशन उतना नहीं दिखता है। तो आप विथ टाइम देखें कि जो इंडिया की जीडीपी है वो 5.5% जो कि 12-13 में थी, उससे कम होकर 4.2% पर ग्रोथ के टर्म्स में नजर आ रही है। वहीं बिहार का जो 2013-14 में 3.9% नजर आ रहा है, वो बढ़ के 10.5% हो चला है। तो वे इस तरीके से भी चीजों को जरा एनालाइज करना होगा आपको। यहां पर देखिए पर कैपिटा जीएसडीपी और जीडीपी भारत का और बिहार का। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बिहार का जो पर कैपिटा जीएसडीपी है वो ऑल इंडिया से काफी कम है, और ये जो फासला है वो कुछ कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ये भी बात आप समझ पा रहे हैं। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये दिखाया जा रहा है कि बिहार एज परसेंटेज ऑफ इंडिया, कि कितना प्रतिशत इंडिया ओवरऑल इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है उसके तुलना में बिहार के लोगों के लिए है पर कैपिटा जीएसडीपी, नॉट इनकम। तो वो मात्र 37% के इर्द गिर्द है फॉर द टाइम बिंग। यहां लग रहा है कि मैंने पहले कहीं पर कैपिटा जीडीपी या जीएसडीपी को पर कैपिटा इनकम कह दिया है, तो उसको भी आप वैसे सुधार लीजिएगा। पर कैपिटा जीडीपी की बात की जा रही है, ना कि पर कैपिटा इनकम की। अब यहां पर देखिए सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है जीएसपीए का, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का, और बेसिक प्राइस पर, और बताया गया है यहाँ पे। ये वाला चार्ट हो गया कांस्टेंट प्राइस के लिए और ये करंट प्राइस के लिए। टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अगर करंट प्राइस में देखें तो ये जीएसबीए में है 59.7% यानी करीब 60%, प्राइमरी 23% और सेकेंडरी 17%। यहां पर बहुत ज्यादा चेंजेज नहीं है। अगर आप देखें कांस्टेंट प्राइस पर भी प्राइमरी 20, सेकेंडरी भी 20 और बाकी 60% के करीब हो गया टर्शियरी। ओके, अब हम आ जाते हैं चैप्टर 2, जहां पर कि स्टेट फाइनेंसेस की बात की गई है। यहां पर जो समझने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए, जिनका यूज है आगे चल के, तो यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट्स की बात की गई है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या कुछ आता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जिनका कि एक लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है, जैसे कि उधार में पैसा लाए और उससे रोड बना दिए, तो उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और हम कहते हैं कि ये हमारी पूंजीगत व्यय है। दूसरा जो पहलू है रेवेन्यू हो गया, जो कि सरकार ऐसे मान लेते हैं कि टैक्सों में पैसा ला रही है और उसको शॉर्ट टर्म में 1 साल के अंदर उसको खर्च भी कर दिया जाता है। शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशंस हैं वैसे ट्रांजैक्शंस का, जैसे कलेक्शन अंडर जीएसटी, उसको कहते हैं कि राजस्व प्राप्तियां हैं। और जो लोगों को पेमेंट दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, तो कहेंगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी राजस्व व्यय है। ये टैक्स के टाइप आप जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है वो कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, लेकिन अगर आप बिस्किट वगैरह खरीदते हैं या जो भी जीएसटी में टैक्स लगाए जाते हैं वो आप डायरेक्टली जाके नहीं जमा करते हैं, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सब कुछ आप जब समझ जाते हैं तो हम आगे चलेंगे और यहाँ पर समझ लेते हैं फिस्कल डेफिसिट को। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, यानी कि सरकार जितना रुपया खर्च कर रही है उससे अगर कम पैसा वो सरकार ला पाती है नॉन बोरोइड रिसिप्ट्स में, तो कहेंगे कि ये फिस्कल डेफिसिट हो गया। साफ तौर पर कहें तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया।
और प्राइमरी डेफिसिट जो है उसी में से आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट में से जो भी पैसा खर्च होता है ब्याज देने में, इंटरेस्ट के पेमेंट में, तो वो कहते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट है। और ये डोनेट करता है गवर्नमेंट की कितनी डेफिसिट है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट लायबिलिटीज क्रिएटेड इन द पास्ट। ठीक है कि आप पहले क्या लायबिलिटी क्रिएट की इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी पैसा ब्याज देने में खर्च हो रहा है उसको हम माइनस करके देखते हैं। और भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि पब्लिक डेट या फिर वेज एंड मींस एडवांस। डेट का मतलब उधार होता है, तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन बोरोइंग एंड रीपेमेंट इन अ ईयर इज द नेट एक्रेशन टू द पब्लिक डेट। और जो वेज एंड मींस एडवांस है तो ये आरबीआई का एक रोल है जो कि सर्व करता है एज अ बैंकर फॉर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। और आरबीआई अपने कैपेसिटी में टेम्पोररी सपोर्ट देता है अगर किसी भी तरीके का मिसमैच हो जाता है सरकारों के रिसिप्ट और पेमेंट में, तो वो जो मदद होती है, टेम्पोररी सपोर्ट जो होता है, उसको कहते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस। एडवांस का मतलब हो गया कि जो आरबीआई एक टेम्पोररी सपोर्ट दे रही है। समझ गए? अब यहां से शुरुआत होता है और बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लगातार कह लें कि फिस्कल प्रूडेंस पर काम कर रही है और 1 दशक से अधिक समय हो गया। और जो फिस्कल इंडिकेटर्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जो बिहार राज्य की स्टेट फाइनेंस है वो काफी सस्टेनेबल है और यहाँ पर सरकार जो है होश में रह के पैसा खर्च कर रही है और लुक लुभावन मतलब स्कीम्स पर वैसे ही नहीं स्कीम का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है अगर हम देखें जीएसडीपी के परसेंटेज के टर्म्स में तो वो मात्र 2% है और रेवेन्यू अकाउंट जो है वो सरप्लस में है, यानी रेवेन्यू में जितना पैसा हम लाते हैं उससे कम ही हम खर्च कर रहे हैं, तो सरकार के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी बच रहा है। और जो प्राइमरी डेफिसिट है वो भी समय के साथ डिक्लाइन हुआ है 2019-20 में अगर पिछले सालों में तुलना करें तो, और ये एक अच्छा सूचक है कि सरकार घाटे में नहीं चल रही है। जो इंडिकेटर्स हैं 2019-20 के लिए वो इंडिकेट करते हैं कि जो मीन्स है स्टेट गवर्नमेंट के वो काफी सस्टेनेबल हैं फॉर द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दिस ईयर। लेकिन पेंडेमिक का जो दौर था उस समय सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया और सरकार का खर्च बढ़ भी गया था लोगों को सर्व करने में, हेल्थ सेक्टर में। तो इन चीजों को थोड़ा आपको समझना होगा कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे। जो इम्पैक्ट रहा इकोनॉमिक स्लो डाउन का ये देखा गया पूरे भारत में और इसका असर कहीं ना कहीं बिहार पर भी पड़ा था। और यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि लो एक्सपेंडिचर बाय स्टेट गवर्नमेंट इन 2019-20 इन ऑर्डर टू मेंटेन फिस्कल प्रूडेंस, यानी जहां पर सरकार को वो पैसा खर्च करना चाहिए था नॉर्मल बजट में उस पैसे को कहीं और चैनलाइज किया गया। इस बात को भी थोड़ा आपको समझना होगा। और बिहार गवर्नमेंट जो है वो कंसिस्टेंटली जो है रेवेन्यू सरप्लस में रह रही है 2004-05 से ही। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पिछले कितने वर्षों से बिहार गवर्नमेंट कंस्टेंटली रेवेन्यू सरप्लस में है। लेकिन ये जो रेवेन्यू सरप्लस है ये 2018-19 के तुलने में 2019-20 में 700 करोड़ रुपए के करीब से घट गया। ये जो डिक्लाइन हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ये क्या बताता है कि यहाँ पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा था पिछले साल के तुलना में और इसी वजह से रेवेन्यू सरप्लस में कमी आई थी। नॉर्मल सा बेसिक मैथ है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है स्टेट का वो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी है वो कितना है, तो वो है 20.2% 2019-20 के लिए और इसके पहले 2018-19 में ये था 24.2%। जो बोरोइंग की जाती है राज्य सरकार के द्वारा अगर हम देखें जीएसडीपी के कितने परसेंटेज में हो रहा है तो वो 18-19 में जो 3.6% हुआ करता था उससे बढ़ के हो जाता है 2019-20 में 4.8% ऑफ जीएसडीपी। और जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो 2% था। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है 2019-20 के लिए, जो कि 2018-19 के तुलना में कम है। 2018-19 में 2.7% था। तो कहीं ना कहीं जो एफआरबीएम एक्ट है यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट और उसमें जो भी रिकमेंडेशंस है कि 3% से कम में आपको चीजों को रखना है, कंट्रोल्ड वे में रखना है, इस पर बिहार सरकार अग्रसर है। अब इस चार्ट को देखिए और इससे आपको पता चलेगा रेवेन्यू अकाउंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट।
यहाँ पर अलग अलग कलर्स का यूज करके आपको टोटल रिसिप्ट रेवेन्यू अकाउंट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट इन एड एंड कंट्रीब्यूशन और टोटल एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू अकाउंट का है वो सब कुछ बताया हुआ है। इन चीजों को आप देख सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि साल दर साल किस तरीके का ट्रेंड रहा है, लेकिन मैं इस पर आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ आगे बढ़ रहा हूं। और यहाँ आप देखिए कंपोजिशन ऑफ रिसिप्ट्स इन रेवेन्यू अकाउंट, यहाँ 2018-19 और यहाँ 19-20 में बताया गया है कि जो टैक्स रेवेन्यू था वो 78% हुआ करता था और वो घट के 75% हो जा रहा है। तो वैसे थोड़ी ये स्लाइड सी चेंजेज हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा दिमाग इसमें लगाने का कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके के बहुत सारे जो पेजेज हैं भरे रहते हैं सर्वे में, लेकिन यहाँ आपको मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे फिगर आप याद रख के करेंगे क्या, एक आइडिया रहना चाहिए कि ठीक है टैक्स रेवेन्यू जो है वो 75% के करीब रहता है, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो बहुत ही कम है, करीब 3%, और जो ग्रांट इन एड और कंट्रीब्यूशन है उनका शेयर करीब 22% का है। एक रफ आइडिया रहे, ऐसा ना बता दें कि ग्रांट इन एड बहुत ज्यादा होता है टैक्स रेवेन्यू से, तो ऐसी बातें ना हो, इसके लिए आइडिया होना चाहिए। ओके, जो कैपिटल अकाउंट है बिहार गवर्नमेंट का, उसका ये यहाँ ग्राफ है, इसको स्किप करते हुए आपको मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूं। और यहाँ पर आप देखिए कि जो सोशल सर्विसेज है यहाँ पर 45% खर्चा हो रहा है, जो सेक्टरल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं हम रेवेन्यू अकाउंट में। जनरल सर्विसेज में 34% और इकोनॉमिक सर्विसेज में 21%। एक बार को आप जान गए कि सबसे अधिक खर्च सोशल सर्विस में, फॉलोड बाय जनरल सर्विस और सबसे कम इकोनॉमिक सर्विसेज में। जो शेयर है जीएसटी कलेक्शन का, तो बिहार राज्य के लिए देखेंगे कि स्टेट की जो जीएसटी है 30%, जो एससी जीएसटी ग्रांट्स है वो 18% है, और जो इन आईजीएसटी है यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इंटीग्रेट करके वो है 52%। तो शेयर वाइज ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक और लॉकडाउन, उसका बहुत ही सीवियर इंपैक्ट रहा लाइवलीहुड के ऊपर, लोगों का जो जीवन अस्त व्यस्त हो गया, बिजनेस, और ये सप्लाई और डिमांड के पूरे प्रोसेस को डिस्टरप्ट कर दिया था। जो ओवरऑल इंपैक्ट रहा इकोनॉमी पर, वहां पर माना जा रहा है कि निगेटिव ग्रोथ रेट होगा इन द जीएसडीपी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021, और ये निगेटिव इंपैक्ट जो होगा और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द स्टेट, आप समझ ही सकते हैं जो ये क्राइसिस हुआ है इसके वजह से डिक्लाइन हो गया रेवेन्यू कलेक्शन में। जो स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार जो कलेक्ट करती है और जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया, समझ रहे हैं ना। अब हम यहां आ जाते हैं चैप्टर 3 यानी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में। तो जो यहां पर कुछ टर्म्स हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो इसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम गर्भधारण। जो मैकेनिकल इंजेक्शन के हेल्प से मेल सीमेन को जब वोम में प्लेस कर देते हैं फीमेल के, स्पेशल सिरिंज होते हैं या वैसे ऑपरेटर्स, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। और इससे क्या होता है कि बढ़िया ब्रीड के माल गरु मवेशी हमारे पास तैयार किए जा रहे हैं, और इससे डेयरी हस्बेंड्री जो है उसको बरकत मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। बैरन और अनकल्चरेबल लैंड, एनसीईआरटी में ये टर्म आप पढ़े होंगे, यानी बात की जा रही है उसर भूमि की जिस पर प्रोडक्टिविटी नहीं है। लैंड which cannot be brought under cultivation except at an exorbitant cost, कि उसको अगर आपको खेती लायक बनाना है तो उसमें बहुत ज्यादा खर्च किया जाना पड़ता है, उसको कहते हैं कि अनकल्चरेबल लैंड है। और ऐसा लैंड जो है वो या तो एकदम आइसोलेटेड हो सकता है या किसी खेती के एरिया में ही इंक्लूडेड हो सकता है, लेकिन उस पर खेती नहीं की जा रही है क्योंकि उसको तैयार करने में बहुत खर्च है। सर्टिफाइड सीड, यानी ऐसी सीड की क्वालिटी जो है जो कि किसी खास सर्टिफाइंग एजेंसी के द्वारा उसको मोहर लगा दिया गया कि हाँ इसका जर्मिनेशन का रेट बहुत अच्छा है और ये वीड्स और डिजीजेस से कहीं ना कहीं फ्री है और इसके क्वालिटी में ऑथेंटिसिटी है, इसको सर्टिफिकेशन मिल गया, ऐसे बीज को कहते हैं सर्टिफाइड सीड। कल्चरेबल वेस्टलैंड, कि वो वेस्टलैंड तो है लेकिन यहाँ पर कल्टीवेशन किया जा सकता है। लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन बट नॉट कल्टीवेटेड ड्यूरिंग लास्ट 5 years, 5 साल से परती पड़ा हुआ है, फैलो लैंड पड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। और ऐसे लैंड जो है या तो फैलो होते हैं या वहां पर झाड़ फूस झाड़ी आ जाती है, जंगल डेवलप होने लगता है यूज ना होने के वजह से।
करेंट फैलो यानी कि 1 साल के अंदर अगर किसी भी प्रति जमीन पर खेती नहीं की गई तो कहेंगे कि प्रति है 1 साल करेंट फैलो है। ग्रॉस क्रॉप एरिया समझना है तो आप वैसे समझिए कि किसी के पास एक लैंड होल्डिंग है, उसमें वो पहले खरीफ की खेती करता है और सर्दी का मौसम आ रहा है तो राबी की खेती करता है, यानी एक ही क्षेत्रफल पर 2 बार साल में खेती हो गई तो कहेंगे कि ये 2 यूनिट एरिया यहाँ खेती हुई, तो ये ग्रॉस क्रॉप एरिया ऐसे निकालते हैं। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जो निकालना है तो देखेंगे कि इरिगेटेड वंस और मोर देन वंस इन अ ईयर, अगर 2 बार इसमें खेत पटवन होता है तो कहेंगे ग्रॉस इरिगेटेड एरिया ट्वाइस हो जाएगा, एक ही बार पटवन हो तो सिंगल टाइम ऐड करेंगे। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स जो है इसमें क्या आता है कि ऑल कल्टिवेबल लैंड जो कि नहीं इंक्लूड किया गया है नेट सोन एरिया में और उसको कुछ ना कुछ एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए रखा गया है। ठीक, नेट सोन नेट एरिया शोन जो है ये रिप्रेजेंट करता है वो पूरा क्षेत्र जो है क्रॉप्स का और ऑर्चर्ड का, यानी जो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर वगैरह भी है, और एरिया सोन मोर देन वंस इन द सेम ईयर उसको एक बार अगर काउंट करेंगे तो कहेंगे कि नेट एरिया सोन। लेकिन अगर कहा जाए ग्रॉस क्रॉप एरिया यानी एक बार से अगर साल में अधिक उस पर खेती होती है उतने नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करेंगे तो ग्रॉस क्रॉप एरिया कहेंगे, इसको कहेंगे नेट एरिया सोन। नेट इरिगेटेड एरिया इसी तरीके से कितने बार भी पटवन करिए एक बार काउंट होगा। एक सिस्टम है SRI, श्री का मतलब होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, और इसमें क्या होता है कि कम पानी का यूज किया जाए, लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज किया जाए, ठीक है, और इससे जो एक धान की उत्पादकता यील्ड जो है बढ़ाई जा सके तो वो श्री मेथड है। एक जीरो टिलेज होता है कि उसमें टिलिंग ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली खेती कर दिए और वहां पर इस तरीके से टिलिंग नहीं किए तो वो कहेंगे, हल नहीं जोता गया तो कहेंगे कि जीरो टिलेज हो गया। इससे पैसा बचता है और कुछ कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो जीरो टिलेज में भी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। बात 2019-20 की जाए तो जो दो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का स्टेट के जीएसडीपी में वो रहा 18.7%। ध्यान रहना चाहिए ये फिगर। जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है वो करीब 74 लाख हेक्टेयर था, ग्रॉस क्रॉप एरिया समझ गया, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है 144% का। और बिहार में आप देखेंगे सब्सटेंशियल रिकॉर्ड जो है वो देखा गया प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, और वो रहा 163 या 164 लाख टन। अगर बात करें 19-20 की तो जो कंट्रीब्यूशन है माल गरू मवेशियों का, लाइव स्टॉक का, वो 6% का रहा, और करीब 45 लाख एनिमल जो हैं उनको इलाज किया गया, और 36 लाख जो एनिमल्स हैं उनको आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन कराया गया। बिहार की जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है वो 104 लाख टन रही, और ये पिछले 5 सालों में आप देखिए कितना ग्रोथ हुआ है, 82 लाख टन से बढ़ के 104 लाख टन हो गया, और ये इंडिकेट कर रहा है कि पर एनम 6% से भी ज्यादा का ग्रोथ दिखा मिल्क प्रोडक्शन में। और जो टोटल एग प्रोडक्शन है वो रहा संख्या 274 करोड़ का। अच्छा फिगर है, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत ग्रोथ हो सकता है। जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है वो 54 लाख हेक्टेयर का रहा, और जो 7 निश्चय सेकंड पार्ट आ गया है जिसमें बात की गई है हर खेत को पानी, तो स्टेट गवर्नमेंट प्लान करती है कि वो वाटर दे इरिगेशन के लिए हर एक खेत तक। और जो डिपार्टमेंट ऑफ माइनर वाटर रिसोर्सेज है यहाँ पर आप देखें कि अलग अलग तरीके के आहर पाइन वगैरह जो तालाब हैं, जो चेक डैम्स हैं, लिफ्ट इरिगेशन, इनकी टोटल संख्या 1600 से कहीं अधिक है। इन सबको इंटीग्रेट किया है जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत। और जुलाई 2020 की बात करें तो वैसे 1093 स्कीम्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी के जो 566 स्कीम्स हैं वो अभी प्रोग्रेस में हैं, और मार्च 21 यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद की अगर कोई रिपोर्ट आएगी तो मालूम चलेगा कि ये कंप्लीट हो चुके होंगे। यहाँ पर आपको कृषि से रिलेटेड बातें हो रही हैं, और किसान क्रेडिट कार्ड का ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पर एक स्टडी इंक्रीज दिखा क्रेडिट सपोर्ट में, यानी किसान अब जो फॉर्मल चैनल्स हैं वहां से लोन ज्यादा ले रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 1,66,000 किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं वो 2019-20 में इशू किए गए, और 3 लाख से कहीं अधिक फार्मर्स को इससे बेनिफिट मिला। ठीक है, 2019-20 में जो टोटल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन रहा बिहार में वो रहा 36 लाख टन,
और स्टेट गवर्नमेंट अभी इम्पेटस दे रही है, जोर दे रही है फॉर ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को भी बिहार गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। और आपको ध्यान में आया होगा कि जब आप एग्रीकल्चर रोड मैप देख रहे थे तो गंगा नदी के दोनों तरफ इस तरीके से ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाने की भी बात की गई है। तो इन चीजों को भी आपको कंसिडरेशन में रखना है। और कोविड-19 पेंडेमिक तो सब जगह तहस नहस मचा ही चुका था, लेकिन इसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने कई तरीके के एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए गरीब परिवारों को, और उनको छोटे लाइव स्टॉक्स दिए गए और पोल्ट्री दी गई। यानी यहाँ पर आप देखिए कि फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3 ब्रीडेबल गोट यूनिट्स, और यहाँ पर चिक्स चूजों को दिया गया सब्सिडाइज रेट पर थ्रू जीविका। तो जीविका के तहत यहाँ पर जो गरीब परिवार हैं उनको इस तरीके से खाना पूर्ति की गई। अब जो 7 निश्चय पार्ट 2 है, हर खेत को पानी, यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से सरकार काम आगे बढ़ा रही है। ये स्लाइड रिपीट है, तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ कुछ ग्राफ चार्ट को देखते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि बिहार का जो 55% क्षेत्रफल है वो नेट सोन एरिया है, और 23% जो है वो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। फैलो लैंड करीब 11% है, कल्चरेबल वेस्ट 0.5%, फॉरेस्ट एरिया 6.6% के करीब, और अनकल्टिवेबल लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड ये 2.8% है। अब ये फॉरेस्ट एरिया वगैरह की इन फिगर्स पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना होता है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको जब फॉरेस्ट एरिया देखना हो तो उसके लिए आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट देखना होता है। यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया इंक्लूडिंग ट्री कवर, नॉट इंक्लूडिंग ट्री कवर, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बीपीएससी पूछता भी है, और कई बार लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर वगैरह को लेकर समस्या होती रहती है। अब देखिए यहाँ पर कम क्षेत्र में ज्यादा मछलियों के उत्पादन के लिए एक टेक्निक जो है वो अपनाया जा रहा है बिहार में, और वो कहलाता है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। और एक दो चीज ध्यान में रखिएगा, चीफ मिनिस्टर इंटीग्रेटेड वेटलैंड डेवलपमेंट स्कीम लाया गया है, और जो जल जीवन हरियाली स्कीम की हम बात कर रहे थे, आहर पैन जो पोखर वगैरह है, तालाब है, तड़ाग, इन सभी को रिपेयर किया जा रहा है, और इससे बेहतर एग्रीकल्चर हो सके। और साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इससे फिश प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, और इससे फार्मर्स का इनकम भी बढ़ेगा। यहाँ पर हम जरा देख लेते हैं बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग स्कीम को। समझ रहे हैं कि ये बिहार सरकार की है, और यहाँ पर वेजिटेबल प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की बात की जा रही है, और इसमें बहुत कुछ इंक्लूड होता है। इसमें आता है प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी ब्लॉक लेवल पर, वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग यूनियन जो है क्लस्टर लेवल यानी कि ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, और वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन है स्टेट लेवल पर। तो ये एक साथ काम कर रहे हैं सिनर्जी में। 3 टीयर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, आपसे पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये 3 टीयर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर पर काम करता है, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल। यहां पर आपको एक ग्राफ की मदद से दिखाया जा रहा है सोर्स वाइज ग्रॉस इरिगेटेड एरिया इन बिहार। तो देखिए सबसे ज्यादा जिस चीज का यूज हो रहा है तो वेल का हो रहा है, यहां इसके बाद सेकंड नंबर पर नहरों का यूज किया जा रहा है, अदर सोर्सेज कुछ हैं, और सबसे कम टैंक का यूज होता है। टैंक इरिगेशन साउथ इंडिया में आपको ज्यादा नजर आता है। जल जीवन हरियाली अभियान कई बार आया, न्यूज में भी रहा, और ये लॉन्च किया गया था चीफ मिनिस्टर के द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को। और इस स्कीम में जितने भी पब्लिक आहर पाइन वगैरह हैं, टैंक हैं, उनको उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, जीर्णोद्धार होगा, और चेक डैम्स वगैरह जो हैं वो बनाए जाएंगे, कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे स्मॉल रिवर नाला वगैरह पर। और आपको यहाँ पता चलेगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी, कलेक्ट किया जाएगा मॉनसून के समय में, और उनको नॉन मॉनसून के टाइम में यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पर टोटल जो संख्या बताया गया है 1659, ये याद रखना होगा एक बार को, वैसे पूछा जा सकता है लेकिन एग्जैक्ट फिगर ना भी याद रहे तो ऐसा ना लगे क्योंकि 5000 ऐसे स्कीम्स है, नहीं 1600-1700 के बीच में है, ऐसा फिगर तो दिमाग में रहना ही चाहिए। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, इसके अंतर्गत बात की गई, नलकूप लगाए जाएंगे, ट्यूबवेल, प्राइवेट ट्यूबवेल,
34,000 से अधिक करीब 35,000 के आप देखेंगे कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए ट्यूबवेल का स्कीम है। और बिहार गवर्नमेंट इसके लिए अनुदान की राशि दे रही है किसानों को मैक्सिमम ऑफ ₹15,000, 70 मीटर डीप ट्यूबवेल के लिए, 100 मीटर डीप ट्यूबवेल के लिए 35,000 तक रुपए, और 50% आप देखेंगे कि जो भी कॉस्ट होगा मोटर पंप का वो भी दिया जा रहा है, और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक दिए जाएंगे मोटर पंप के लिए। ऑल जो ग्रांट्स हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके का लीकेज ना हो। अब यहाँ पर जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड आप चीजों को देख लीजिए। तो कुछ डेवलपमेंटल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको सहायता दिया जाए, मदद दिया जाए, इसके लिए जो आप भत्ता की बात की जा रही है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना जो एमपी लेड है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारे इंप्लीमेंट किए गए इवन कोविड-19 क्राइसिस के दौरान, और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए चीजों को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाया गया ताकि नौकरियां खड़ी हों, लोगों के पास अवसर हो, और जो वर्कर्स हों जो बाहरी राज्यों से आ रहे थे बिहार में, जो कह लें कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा था, तो उनके लिए बहुत तरीके के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खड़ी की जा सके इन स्कीम्स के बदौलत। और हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो एलएडी स्कीम है, एमपी लेड जिसको कहते हैं लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, उससे एक बढ़िया चंक जो है यानी 5 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए, और वो पैसा जो है वो दिया गया कोरोना एराडिकेशन फंड के लिए ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट अंदर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, और इससे हम लड़ सके कोविड-19 क्राइसिस से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो भी सरकार की मशीनरी है अपने स्तर पे काम कर रही थी, चीजों को सही ढंग से फंक्शनल करने के लिए लोगों के लिए नौकरी खड़ी की गई, और भी बहुत तरीके के स्कीम्स हैं जो कि सुचारू ढंग से चालू रहे इस महामारी के दरमियान भी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। जब हम आगे मिलेंगे तो टॉपिक नंबर 4 यानी इंटरप्राइजेस सेक्टर की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी दुविधा है, किसी भी तरीके का संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहां आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।